बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम हिंदी साहित्य का आदिकाल या हिंदी साहित्य का आदिकालीन काव्य उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा का जो हमारा बिंदु है, तो पहले तो आदिकालीन काव्य है उसकी रूपरेखा के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके उपरांत आज का बिंदु प्रस्तावना, समय सीमा एवं नामकरण। तो पहले हम इसकी प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में समय सीमा, फिर आदिकाल का समय रहेगा तो आदिकाल का नामकरण पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम संपूर्ण आदिकालीन जो काव्य है उसकी एक रूपरेखा हमारे मन और मस्तिष्क में एक रूपरेखा बना लेते हैं कि कब से कब तक आदिकाल में जो काव्य लिखा गया है, साहित्य का सृजन हुआ है, उसकी क्या तो सीमा रेखा है और किस प्रकार का साहित्य आदिकाल में लिखा गया है, कौन आदिकाल का प्रथम कवि है और किस प्रकार की भाषा में या कौन सी भाषा में तत्कालीन साहित्य का सृजन हुआ है। तो संक्षिप्त में पहले हम इसकी रूपरेखा है उसके बारे में दृष्टिपात करते हैं, ध्यान देते हैं। तो संपूर्ण आदिकालीन जो उपलब्ध साहित्य है उसको हम मोटे तौर पर निम्नांकित भागों में विभाजित करके हम इसका सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। तो नंबर 1, भूमिका या प्रस्तावना। आदिकाल की क्या भूमिका है, क्या उसकी प्रस्तावना है। उसके बाद में आदिकाल का नामकरण, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर प्रेरक परिस्थितियाँ, तत्कालीन वातावरण किस प्रकार का था जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी। फिर आदिकालीन साहित्य का विभाजन कि उसको कितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, अवरंश और अवरंश से हट करके या हिंदी की रचनाएं, इस प्रकार से इसका हम विभाजन कर सकते हैं। फिर अगला बिंदु रहेगा हमारा आदिकाल का उपलब्ध साहित्य। उपलब्ध साहित्य में 6 प्रकार का जो साहित्य हमें उपलब्ध होता है, जिसमें सत्य साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो काव्य, लोक काव्य और गद्य साहित्य। इस प्रकार से क्या है, आदिकाल का जो उपलब्ध साहित्य है उसके बारे में हम इसको 6 भागों में डिवाइड करके या आदिकालीन जो काव्य है या साहित्य है उसकी प्रमुख कृतिकार और कृतियां या रचना या रचनाकार, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके उपरांत आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, इसके बारे में कौन कौन सी प्रवृत्तियां और विशेषताएं। फिर उपसंहार या आदिकाल की उपलब्धियां या इसका मूल्यांकन। तो ये संपूर्ण जो आदिकाल का जो साहित्य हमें उपलब्ध होता है इसको हम 7-8 भागों में डिवाइड करके, विभाजित करके इसका हम अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो आज का जो बिंदु है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के बारे में हम जानकारी करते हैं। आदिकाल की जो समय सीमा है या जो काल अवधि है उसको हम मोटे तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको संमत 1050 से 1375 विक्रम संमत तक इन्होंने इसको माना है, यानी 993 से 1318 ईस्वी तक का जो टाइम ऑफ पीरियड है, समय सीमा है, इस दौरान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें क्या है, आदिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है, ये लिखा गया है। तो हम प्रस्तावना की ओर अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं। प्रत्येक युग की अपनी सृष्टि और दृष्टि होती है। प्रत्येक युग की अपनी सृष्टि और दृष्टि। अब दृष्टि के आधार पर ही तो क्या है, सृष्टि का निर्माण होता है।
साहित्य युग निरपेक्ष होकर नहीं लिखा जा सकता। यानी युग निरपेक्ष युग से तत्कालीन परिवेश से हट करके साहित्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है। साहित्य पर तत्कालीन समय का जो प्रभाव है, या यूँ कह सके तत्कालीन वातावरण है, उसका प्रभाव साहित्य में हम देख सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तत्कालीन समाज के अंदर कौन कौन सी परंपरा, रीतियाँ, रूढ़ियाँ, सभ्यता, संस्कृति, तत्कालीन लोकाचार, उस समय की क्या है कलाएं किस प्रकार की थी, वो बखूबी रूप से हम तत्कालीन साहित्य में हम देख सकते हैं। इसलिए साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्यकार की दृष्टि युग से जो सामग्री संकलित करती है वही उसके मानस में गहराई तक जाकर सृजन का मार्ग निर्मित करती है। युग कोई भी हो, सभी पर यही नियम लागू होता है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ काल भी इस नियम का अपवाद नहीं है। आदिकालीन साहित्य अपने समय और समाज की चित्तवृत्तियों का व्यंजन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये लिखा है कि चित्तवृत्ति यानी आदमी कि उस समय क्या मन में विचार थे, क्या बिंदु थे, उनका संपूर्ण चित्रण साहित्य के अंदर किया जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल भी इस नियम का अपवाद नहीं है। आदिकालीन साहित्य अपने समय और समाज की चित्तवृत्तियों का अभिव्यंजन है। उस समय जो परिस्थितियां थी वे ही आदिकालीन साहित्य के सृजन का मूल कारण मानी जा सकती है। परिस्थितियां न केवल सामाजिक होती है अपितु वे धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक भी होती है। जब जैसा वातावरण होता है उसी के अनुसार साहित्यकार सृजन का पथ पकड़ते हैं और वही पथ साहित्य के इतिहास का निर्माण भी करता है। आदिकाल के साहित्य के मूल में जो भी परिस्थितियां रही हैं उन्हें जानकर ही हम उस साहित्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। किंतु उससे पहले ये भी आवश्यक है कि हम जिस काल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर रहे हैं उसका नामकरण और समय सीमा क्या है, इसकी ओर भी क्या है हमें दृष्टिपात करना है। तो आदिकाल का अब हम विषय पे लौट करके आते हैं। आज का जो बिंदु है हमारा, उसमें प्रस्तावना का उल्लेख और समय सीमा, उसके बाद में तीसरा जो हमारा टॉपिक है आदिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य का आदिकाल अपनी समय सीमा या सीमा रेखा में 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। इसके प्रारंभ को लेकर विद्वानों में भले ही विवाद हों, किंतु अधिकांश विद्वान इसका प्रारंभ 10वीं शताब्दी से ही स्वीकार करते हैं। इस कालखंड के लिए विभिन्न सुझाए गए नाम हैं, जिनमें पहला है डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारणकाल कहा है। तो मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल और रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। राहुल सांकृत्यायन ने इस कालखंड को सिद्ध सामंत काल कहा है। भावी प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, रामकुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा है, जबकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे अपभ्रंश काल की संज्ञा प्रदान की है। हम इन सभी नामकरण की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1 चारण काल। नंबर 1 चारण काल, इसके प्रतिपादक डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा प्रतिपादित चारण काल नामकरण किसी भी परवर्ती विद्वान केवल डॉक्टर रामकुमार वर्मा को छोड़कर
किसी को मान्य नहीं हुआ। डॉक्टर ग्रियर्सन आदिकाल का समय 643 ईस्वी तक ले गए हैं, परंतु उस समय की तथा उसके बाद 1000 ईस्वी तक की किसी चारण कृति का वह उल्लेख नहीं कर पाए। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि चारण जाति अस्तित्व में ही 1400 ईस्वी बाद आई। वास्तव में इस काल में भाटों द्वारा रचित कृतियों के प्रमाण तो मिलते हैं, परंतु किसी चारण द्वारा रचित काव्य का प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए यह नाम भी सही नहीं कहा जा सकता है। अगला है प्रारंभ काल। इसका दूसरा जो नामकरण दिया है प्रारंभिक काल। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। मिस्र बंधुओं 3 भाई थे, ये श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इनको हिंदी साहित्य के इतिहास में मिस्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र। तो मिस्र बंधुओं द्वारा दिया गया प्रारंभिक काल नाम एक सामान्य संज्ञा मात्र है। इससे तत्कालीन काव्य प्रवृत्ति का कोई बोध नहीं होता है। इस कारण यह नाम भी कोई समाधान आदिकाल के लिए नहीं कर सका है, इसलिए ये नाम भी उपयुक्त नहीं है। तीसरा है वीर गाथा काल। तीसरा जो नामकरण है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। तो विशेषकर बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें, ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।